क्वेश्चन समझ पा रहे हो? मान लीजिए कोई राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसके बेस का एरिया ए है, बेस का एरिया क्या है, ए है, और उसका परपेंडिकुलर हाइट यानी हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है वो h है, तो वॉल्यूम कितना होगा? सभी लोग ये जिसको आ रहा है अपने हैंड्स को रेज करो। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए कि कोई सिलेंडर दिया हुआ है, उसके बेस का एरिया ए है, कैपिटल ए, और उसका जो हाइट है, हाइट ऑफ द सिलेंडर वो h है, तो व्हाट शुड बी द वॉल्यूम ऑफ दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर? अनुष्का ने हैंड्स रेज कर लिए, और किसी को नहीं आ रहा है? हाँ अनुष्का बताइए कितना होगा? सर एरिया में हाइट को मल्टीपल कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच? एरिया हमने कैपिटल ए लिया हुआ है, वहां पे पाई वगैरह की तो बात ही नहीं होगी। सर तो एरिया का यूनिट हो जाएगा स्क्वायर में, तो एच का कुछ होगा यूनिट, तो उससे मल्टीपल करेंगे तो क्यू आ जाएगा, तो उस तरीके से सिंपली, हमारा। हाँ सिंपली ए इंटू एच बोल देंगे। आयुष ने सही यस सर। आंसर दिया है, कैपिटल ए। हमने वॉल्यूम का आपको बताया था कि किसी भी ज्योमेट्री का वॉल्यूम जो फाइंड आउट करना होता है तो वहां पे लिखते हैं एरिया ऑफ बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। एरिया ऑफ बेस हमने डायरेक्टली दे दिया कि वो कैपिटल ए है, तो आपको फाइंड आउट नहीं करना है अलग से, तो कैपिटल ए इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर एच, तो कैपिटल ए इंटू एच टोटल वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो इस तरह से यूटिलाइजेशन करना है। चलिए अब हम आते हैं अपने स्क्रीन को शेयर करते हैं सबके सामने, वो देखते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाइए, तो कितने लोगों ने 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है? 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कितने लोगों ने किया है? किसी ने नहीं किया है? यस लिखिए चैट सेक्शन में जिसने किया है। अच्छा 4 लोगों ने किया। विनायक सेड यस, विनायक, आयुष और शिखर। ओके शिखर ने, आई थिंक सभी लोगों ने किया। चलिए विनायक बताएंगे इसको कैसे किया आपने। विनायक सर द अनम्यूट वॉल्यूम करके ऑफ रिप्लाई कीजिए। Sir, volume of rectangular box is equal to LBH. So, वेल is डन। equal to 16 into 8 into 8 is equal to बस कैलकुलेशन 1020. बताने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन और फिर उसके बाद ठीक है। Then volume of one sphere, हम्म 4 by 3 pi r cube. हाँ, And ये then आर, volume of ये आर तो दिया हुआ है। yes, sir. हाँ चलिए। And then volume of 16 sphere is हाँ equal to तो 16 into, and then volume of the preservative liquid will be equal to the remaining volume of the box. So, sir, हाँ 1024 minus 535.84 is equal to 488.16 centimeter cube. ओके, दैट मीन्स टोटल जो क्यूबॉइड था उसके वॉल्यूम में से आपने जो 16 स्पेयर्स मिले हैं उसके वॉल्यूम को सबट्रैक्ट कर दिया है। सही है, यही किया है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सभी लोगों ने बनाया है? राइट ये इन द चैट सेक्शन जितने लोगों ने बनाया है, और अगर किसी का डाउट है तो पूछ भी सकता है। गुड गुड। चलिए इस बार शिखर बताएगा। शिखर बताओ तो कैसे बनाया आपने क्वेश्चन नंबर 2। आज मैं आपके सामने क्वेश्चन बनाने वाला नहीं हूं, बस हिंट दे दूंगा आपको, ठीक है? सर चलिए पहले वॉल्यूम ऑफ द क्यूब निकाल देंगे सर, मतलब कि उसका साइड निकाल लेंगे उससे। हाँ साइड निकालें, कितना आया है साइड इसका? सर 2.5 मीटर। अच्छा, साइड निकालने के लिए क्या करोगे आप? सर उसका सर वॉल्यूम का फॉर्मूला के इक्वल में सर वो वाटर का वॉल्यूम दिया है उसको रख देंगे। हाँ तो वॉल्यूम कितना होगा?
ए क्यूब। हाँ ए क्यूब, वेल डन। तो यहाँ से ए आ गया 2.5। फिर उसके बाद क्या किया आपने? सर पूछ रहा है सर कि इसका प्रेजेंट डेप्थ इसका 1.3 है, तो सर अब बाकी डेप्थ सर निकाल लेंगे सर। 2.5 में से सर 1.3 माइनस कर देंगे। 1.3 माइनस, नहीं नहीं ये गलत हो जाएगा। चलिए, और तो सर 2.5 सर पूरा है सर, तो मतलब कि आधा जो उसका इतना बचा हुआ है सर, अब उसका आधा निकालना तो उसमें से माइनस ही तो करेंगे। तो फाइनली आपको मतलब आपने किया क्या है इसमें, ये बताइए। उसके साइड में सर जितना अभी डेप्थ बोल रहा है सर 1.3 उसको माइनस कर दिए। अच्छा, और फिर क्या निकला है? तो बस सर यही हो गया आंसर? सर यहाँ पे जिसका तो वॉल्यूम ऑलरेडी फाइंड आउट करना है ना भाई। ऐसा तो 2.5 सर 2 बार हो गया सर, 1 पॉइंट इंटू कर देंगे 7.5 निकल जाएगा। मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या आप सर क्लियर बोल नहीं रहे हो। अनुष्का आप बताओ तो कैसे करेंगे? हो सकता है आपने सॉल्व सॉल्व सही किया हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं दे रहे हैं। अनुष्का चलिए आप बताइए तो सर कैसे करेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर के इक्वल है, तो हाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आता है ए क्यूब। तो हम यहाँ पे जो वॉल्यूम दिया है उसका रूट अंडर करेंगे, तो 2.5 मीटर इक्वल्स टू उसका साइड निकलेगा। वेल डन। तो चलिए वही उसके साइड बाद। हमारा लेंथ और ब्रेथ हो जाएगा। हाँ 3 डायमेंशनल में से 2 हमको मिल गया एल बी, और डेप्थ उसका मतलब हाइट पहले से दिया हुआ है, हाँ तो वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल देंगे एल बी एच के थ्रू। एग्जैक्टली देखिए, यही मैं सुनना चाहता था। ये पहले वाले से हमने क्या किया, ए निकाल लिया, ठीक है, कि साइड लेंथ क्या है। अब दूसरे वाले दूसरे केस में जब ये हाइट जो होगा वो पहले हाइट जो ये टोटल हाइट अब घट जाएगा, तो अब दूसरे वाले केस में ये क्यूबॉइड हो जाएगा। मैं सही बोल रहा हूं क्या? दूसरे वाले केस के लिए क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड हो जाएगा, जहां पे लेंथ और ब्रेथ तो सेम रहेगा पहले वाले केस के ही कंपैरिजन में, लेकिन हाइट जो पहले के कंपैरिजन में था वो रिड्यूस हो जाएगा। तो हाइट 1.3 हो जाएगा, और लेंथ जो होगा 2.5 और ब्रेथ भी 2.5। तो एरिया ऑफ बेस यहाँ पे LBH करके निकाल लेंगे, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन सही है। आप भी सही बोल रहे थे, लेकिन ये आप बोल रहे थे 1.3 को सब्ट्रैक्ट वगैरह करने की जरूरत है, वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो शिखर? चलिए, इसके बाद ये वाला तो शायद क्वेश्चन हम लोगों ने किया था लास्ट क्लास में। चलिए, ये कौन बताएगा? अंशु आप बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 बताओ, कैसे किया आपने? अंशु। सर पहले एल को फाइंड करेंगे रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से, वेल डन। तो 12.5 मीटर आंसर आएगा। उसके बाद कैनवस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल गुड, 22/7 इंटू 12 इंटू चलिए सही 12.5, है, सही तो है, फिर गुड। आंसर आएगा 471.42 मीटर स्क्वायर। चलिए वो कैलकुलेशन बताएं, मेरे को मेथड चाहिए सिर्फ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने किया था लास्ट क्लास में, 6 भी किया था, 7 का देख ले। 7 भी आई थिंक किया था क्या हम लोगों ने? 7 भी किया था जहां तक याद आ रहा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, इस बार कौन बताएगा? खुद से ही बोलो तो कौन बता सकता है? इस बार बिना ये शुभम बताएगा। चलो शुभम, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए तो। शुभम। शुभम। मैं आपको रिमूव कर रहा हूं, आप एक बार बात कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आयुष, हाँ आप बताओ फिर। सर क्वेश्चन नंबर 8 में सर सबसे पहले हम लोग को करना है, हम लोग सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ टैंक का वैल्यू निकालेंगे लोग। गुड। सर तो इसका हम लोग का आंसर आएगा 15,000 मीटर क्यूब। तो हम लोग इसको मीटर क्यूब से रिमूव करके हम लोग इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। लीटर में करेंगे, गुड। सर फिर इसका बाद हम लोग डिमांड ऑफ वाटर पर डे निकालने के लिए हम लोग मतलब जितना भी पॉपुलेशन है हम लोग उसको काउंट करेंगे। और सर 1 पर्सन का डिमांड कितना है सर पानी का। फिर सर
दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे लोग। फिर इसके बाद नंबर ऑफ डे फॉर वाटर के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा सर? जो हम लोग का लीटर आया है, जो लीटर में जो आंसर आया है सर, उसको डिमांड ऑफ वाटर पर डे से डिवाइड कर देंगे लोग, तो मेरा आंसर आएगा सर 40 डेज। ओके, ये सभी ने ऐसे ही किया है क्या? सही है। क्या करेंगे? टोटल अवेलेबल वाटर निकाल लेंगे आप लोग, ठीक है? टोटल अवेलेबल वाटर निकाल लेंगे और उसको तो यहां से निकलेगा, ठीक है? ये इससे निकलेगा, ये मीटर क्यूब में निकलेगा, इसको लीटर में आप वो करोगे। फिर डिमांड ऑफ द वाटर देखोगे कि एक आदमी के लिए पर हेड के लिए 75 चाहिए, तो टोटल पॉपुलेशन के लिए कितने चाहिए होगा? तो अवेलेबल में से रिक्वायर्ड को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा योर आंसर, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 भी हम लोगों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया होगा आई थिंक। शिखर आप बताओ तो। हाँ बोलो सर। क्वेश्चन नंबर 8 में 40 डेज नहीं आना चाहिए। मैं कैलकुलेशन में मैं नहीं जा रहा हूं, कैलकुलेशन। अच्छा, ये सभी लोग बताओ तो कितना कितना आंसर आ रहा है, इससे पता चल जाएगा कैलकुलेशन सही है कि नहीं। प्रोसेस वही होगा जो प्रोसेस उसने सही बताया है। आयुष 40, शिखर 40 और अंशु का भी 40। 3 लोगों का आंसर 40 में आया है। तो ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही है। आप क्या करोगे? मीटर क्यूब को लीटर में चेंज कर दोगे, वो टोटल अवेलेबल आपको वाटर मिल गया। टोटल अवेलेबल वाटर में से ये वाटर रिक्वायर्ड पर डे कितना है, तो ये पर पर्सन 75 लीटर है, तो टोटल पॉपुलेशन के लिए इतना चाहिए। तो पर पर्सन टोटल पॉपुलेशन, सॉरी पर डे टोटल पॉपुलेशन के लिए 5000 इंटू 75 लीटर चाहिए, और उसमें इसमें उसे डिवाइड कर देंगे तो आपको टोटल डेज मिल जाएगा। आई थिंक देख लेना 40 डेज ही लोगों के आंसर आ रहे हैं, ठीक है? शायद अनुष्का बोल रही थी क्या? अब क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 किसने किया है? सभी लोगों ने किया है? चलिए आयुष आप बताइए तो कैसे करेंगे? सर सबसे पहले हम लोग को इसमें ना वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सॉरी सर, वॉल्यूम ऑफ कोन का वैल्यू निकालना होगा। हाँ, बाय यूजिंग फॉर्मूला 1/3 पाई आर, वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाँ। सर तो मेरा आंसर आएगा 300। नहीं, इसका एच क्या होगा और आर क्या होगा ये बताइए। सर इसमें एच है 8 और हाँ? आर है 6। गुड, चलिए बस यही इसमें कंफर्म करना था। जिसके अबाउट रिवॉल्व करेंगे वो परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगा, और जो बेस वाला साइड होगा, हाइपोटेनस हमेशा स्लैंट हाइट का फॉर्मेशन करेगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए सही है। सर और इसके बाद एक और इसमें क्वेश्चन है, उसमें से हम लोग को सी एस एफ फाइंड करना है। सर सी एस एफ कौन, तो इसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग इसमें एल का वैल्यू निकालेंगे लोग, फिर इसको पाई आर एल से हम लोग अपना आंसर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए गुड। तो आई थिंक इसमें तो इतना ही है, ठीक है ना? तो आगे देख लेते हैं। चलिए 13.4 कितने लोगों ने किया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 2 पार्टिसिपेंट्स, अनुष्का, शिखर, अंशु। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है कि अ सिलिंड्रिकल ट्यूब opened at both the ends is made of iron sheet which is 2 centimeter thick. If the outer diameter is 16 centimeter and its length is 100 centimeter, find how many cubic centimeters of iron has been used in making the tube. ठीक है, that means क्यूब कितना ट्यूब लगा है उसका वॉल्यूम निकालना है। चलिए कैसे बनाएंगे? अंशु आप बताओ तो। आउटर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब 16, तो रेडियस उसका 8 सेंटीमीटर होगा। और फिर रेडियस ऑफ अ सिलेंड्रिकल ट्यूब, सर R1 को थिकनेस ऑफ द आयरन से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर 6 सेंटीमीटर आंसर आएगा। हाँ चलिए 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल ट्यूब 100 सेंटीमीटर,
उसके बाद वॉल्यूम ऑफ मेटल, आउटर वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब माइनस इनर वॉल्यूम, उसके बाद पाई R1 का स्क्वायर इंटू एच माइनस पाई R2 का स्क्वायर इंटू एच, तो फिर उसके बाद सही है, पाई एच को कॉमन लेंगे, उसके बाद वैल्यू रख के फाइंड कर लेंगे। आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। दैट मीन्स आपको ये ध्यान देना है कि आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करना है। इज इट क्लियर? सभी लोगों ने ऐसे ही किया था? एक बार यस लिख दीजिए चैट सेक्शन में जाकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कितने लोगों ने बनाया है? रेज योर हैंड। सिर्फ एक और लोग? 2। नेटवर्क का इश्यू है क्या? एक साथ नहीं रिप्लाई कर रहे हो? चलिए इस बार अनुष्का बताएगी। चलिए अनुष्का, कैसे इसको करेंगे? सर क्वेश्चन में सेमी सर्कुलर शीट है तो उसको कॉनिकल कप में ट्रांसफर किया गया, तो जो रेडियस ऑफ शीट होगा वही स्लैंट हाइट होगा कप का। तो यहाँ पे बेंट डायमीटर किया दिया गया, हुआ इसको है। क्या कर, इसको बोल रहा है कि बेंट एक सेमी सर्कुलर सीट है ऑफ मेटल ऑफ डायमीटर इतना, ठीक है, इज बेंट टू फॉर्म। आपने बोला कि ट्रांसफर किया जाएगा, ऐसा नहीं है रहा है, सर ऐसा नहीं बैंड हो रहा किया है। गया है। हाँ, बेंट किया गया टू फॉर्म एन ओपन कॉनिकल कप, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कप, ये कहा जा रहा है। सर तो यहाँ जो डायमीटर दिया है उसको हम रेडियस में पहले फाइंड करेंगे इसका, तो 14 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगा। हाँ तो बिल्कुल। जो रेडियस होगा सीट का वो स्लैंट हाइट हो जाएगा कप का, और जो सरकमफेरेंस है सेमी सर्कुलर शीट का वो सरकमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ कप के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे ठीक है। सरकमफेरेंस ऑफ शीट हो जाएगा, क्योंकि सेमी सर्कुलर है तो पाई आर इक्वल्स टू 2 पाई आर। तो यहाँ पे अच्छा। आर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर का वैल्यू दिया हुआ है हमको 14 और यहाँ पे 2 आर हो जाएगा। तो यहाँ से हम आर सेकेंड वाले आर का फाइंड कर लेंगे वैल्यू, तो 7 सेंटीमीटर आ 7 जाएगा। सेंटीमीटर हो गया। तो फिर यहाँ आर से आप हमको इसमें एच लीजिए। फाइंड करना है, तो अंडर रूट करके गुड। एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करेंगे तो 7√3 सेंटीमीटर एच हाँ आएगा। चलिए, सही है। इतना ही कॉन्सेप्ट था इसमें, ठीक है, इतना ही कॉन्सेप्ट था। चलिए, सभी को समझ में आया ये? चलिए, यस आ रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाँ, क्या डाउट है शिखर, बोलो। सर हम लोग अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है सर उसको मतलब कि स्क्वायर रूट निकाल के लिखना पड़ेगा क्या सर उसका, कि छोड़ देंगे वहीं पता चलेगा? अच्छा, ये डाउट है, कर इसको दीजिए। सॉल्व अगर सर इसको सॉल्व अगर हम भी किए टाइम है थे। तो नहीं, अगर स्क्वायर रूट के अंदर जैसे 15 25 ऐसा आ रहा है वो, या 22 आ रहा है, रख दे सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। सर बड़ा नंबर आ रहा हो तो बड़ा नंबर आ रहा है तो उसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं उसके अराउंड का, ठीक है। जैसे 27 आ रहा है या नहीं हो रहा है, अगर देख रहे उसमें कोई परफेक्ट स्क्वायर, जैसे मान लीजिए आपको मिल गया 27, सपोज कीजिए, ठीक है। तो 27 दिख रहे हैं कि उसमें एक परफेक्ट स्क्वायर भी मिल रहा है 9 × 3, तो कम से कम इस 9 को इतना सिंप्लीफाई जरूर कीजिए, ठीक है। और अगर ये अंदर वाले में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप ऐसे ही छोड़ भी सकते हो, और एग्जाम में टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम है तो सॉल्व कर दीजिए, नहीं टाइम है, लेकिन ये ट्राई किया जाता है कि बड़ा नंबर है तो उसको आप स्क्वायर रूट से बाहर निकाल के ही कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन में सर ऐसा ही है सर, उसमें सर छोड़ दिए हैं बीच में। नहीं तो थोड़ा सा मेहनत करो, इससे आपको थोड़ा सा फायदा होगा कि स्क्वायर रूट ही निकालने आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो, मैथ्स में आखिर कैलकुलेशन तो करना ही है, जितना ज्यादा कैलकुलेशन करोगे उतने कम मिस्टेक्स होंगे, तो प्रैक्टिस ज्यादा कर लो, समझ रहे हो ना। और अगर टाइम ठीक है नहीं, सर। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, टाइम पर डिपेंड करता है वहां पे, अगर टाइम है तो आप उसको पूरा सॉल्व कीजिए, टाइम नहीं है तो स्क्वायर रूट में छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे हो। ठीक है सर। हाँ, अगर मार्क्स भी कटेंगे तो 0.5 कटेंगे, मान लो अगर सपोज करो 4 नंबर का है तो, लेकिन उसके वजह से कोई क्वेश्चन नहीं अगर बना पाए तो 4 नंबर कट जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो एग्जाम हॉल में हम प्रेफरेंस को देते हैं कि किसको प्रीफर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये कौन बताएगा? शिखर आपसे ही स्टार्ट कर देते हैं, बताइए तो।
कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 सीखा? सर इसमें बोल रहा है सर कि सर बोले कि कितना स्टूडेंट बैठ सकते हैं सर एक ग्राउंड पे, जब हर एक स्टूडेंट 5/7 मीटर स्क्वायर जगह लेता है तो सर वो सर वो सर्कुलर होगा सर, तो उसका उसके एरिया को सर जितना मतलब कि जगह ऑक्यूपाई हो रहा है सर उससे डिवाइड कर देंगे तो सर निकल जाएगा कि तो कितना स्टूडेंट बैठ सकते हैं, पहला हो जाएगा इससे। देखिए एरिया दिया हुआ, अ क्लॉथ हैविंग एन एरिया ऑफ 165 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इन सेप्ट इनटू द फॉर्म ऑफ कोनिकल टेंट ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोनिकल फॉर्म में मतलब उसमें एक कोन जैसा बना है, कोनिकल, एक कैंप जैसा देखे होगे आप, आर्मी वगैरह का कैंप देखोगे ऐसा ही बनता है, कोनिकल कैंप बनाते हैं वो लोग। ठीक है, तो उसमें बेस का एरिया दिया हुआ है और इसका रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इससे हाइट हमको लग रहा है कि मिल जाएगा। ठीक है, तो आप बोल रहे हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन सीट इन द टेंट इफ अ स्टूडेंट एंड एवरेज ऑक्यूपाई इतना मीटर स्क्वायर। हाँ तब सही बोल रहे हो। चलिए सर सेकंड में बोल रहा है सर वॉल्यूम निकालने के लिए, तो सर ये पहले आप मत बताओ, ये दूसरे से पूछेंगे। अंशु आप बताओ तो ये कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कोन कैसे फाइंड आउट करेंगे? सर पहले एरिया ऑफ द क्लॉथ दिया टू फॉर्म अ कॉनिकल टेंट है 165 मीटर स्क्वायर और रेडियस है 5 मीटर। तो पहले CSA ऑफ द कॉनिकल टेंट फाइंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्लॉथ टू फॉर्म अ कॉनिकल टेंट, पाई आर एल इज इक्वल टू 165, तो वहां से एल फाइंड हो जाएगा 10.5 मीटर। उसके बाद हाइट ऑफ द कॉनिकल टेंट इज इक्वल टू √L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, तो फिर आंसर आएगा 9.23 मीटर। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो उसका आंसर आ जाएगा 241.7 मीटर क्यूब। आयुष ये सही बता रही है क्या? आयुष आयुष एम आई ऑडिबल? अच्छा तुमको नहीं आ रहा है। अनुष्का आप बताओ ये सही बोल रही है? सर रूट अंडर में क्या वैल्यू बोला है, फिर से एक बार रिपीट करवाइए। वैल्यू नहीं, कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। वैल्यू जो भी हो सकता है, वैल्यू मैं भी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ भाई। ठीक है, जो इसने कॉन्सेप्ट बोला वो क्या सही है क्या? सर स्लैंट हाइट के लिए तो √R² प्लस H² होगा। स्लैंट हाइट के लिए ये देखिए, ये यहाँ पर 165 मीटर क्यूब दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ध्यान रहे, यानी कि ये एरिया दिया हुआ है। किसका यस एरिया सर, दिखा हुआ है? ये मैं पूछ रहा हूँ कि ये उसने सही बताया क्या? यस सर, ये कर्व सरफेस एरिया सही है। हाँ तब तो सही है, तब उसने तो सही बताया कि यहाँ से क्या निकलेगा, एल निकलेगा यहाँ से। ठीक है, कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उस कोनिकल टेंट का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा CSA उसके बराबर हो जाएगा। तो यानी कि पाई आर एल की वैल्यू यहाँ पे, यही सिर्फ कॉन्सेप्ट है कि वो वैल्यू होगी 165 के। आर की वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से एल फाइंड आउट कर लेंगे। एल निकल गया, आर निकल गया, तो उसके बाद क्या निकाल लेंगे, एच निकाल लेंगे। निकाल सकते हैं क्या? तो एच निकल गया और आर दिया हुआ है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से इसका क्यूब वॉल्यूम निकल जाएगा। आयुष अब समझ में आ गया? आयुष यस सर। देखिए क्या, आपको बस यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो एरिया ऑफ द क्लॉथ होगा दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द CSA ऑफ द कोनिकल टेंट, ये ध्यान रखना होगा सिर्फ। ठीक है ना, और उससे आप कर लोगे। चलिए, कह रहा है कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ सकते हैं। द वाटर फॉर a factory is stored in a hemispherical tank whose internal diameter is 14 meter. ठीक है, internal diameter 14 meter है। The tank contains 50 kilometer of water, kiloliter of water. Water is pumped into the tank to fill its capacity. Calculate the volume of the water pumped into the tank. कैसे करेंगे, कौन बताएगा ये?
शिखर अनुष्का नहीं, अभी नहीं। चलो आयुष आप ही से स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे? क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना? क्या कह रहा है कि कोई एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, उसमें वाटर रखा हुआ है, ठीक है, जिसका इंटरनल डायमीटर 14 मीटर है। अब कह रहा है कि द टैंक कंटेन्स 50 लीटर ऑफ वाटर। ये टैंक जो है 50 लीटर ऑफ वाटर को कंटेन किया हुआ है। व्हाट इज द वाटर इज पंप्ड, और इससे क्या किया जा रहा है कि वाटर को निकाला जा रहा है, ठीक है, सॉरी फिल किया जा रहा है इसकी कैपेसिटी तक। तो कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर पंप्ड इनटू द टैंक। आयुष नहीं आ रहा है क्या? जल्दी से जो भी यस नो जो आता है आप बताते रहिए, तब आगे हम लोग बढ़ते जाएं। नो सर। अंशु आप बताओगे? यस सर। हाँ बोलो। इंटरनल डायमीटर 14 मीटर है, तो फिर रेडियस फाइंड करेंगे तो 7 मीटर हो जाएगा। गुड। उसके बाद वाटर इन द हेमिस्फेरिकल टैंक 50 किलोलीटर है, तो उसको पहले लीटर में चेंज करेंगे। उसके बाद मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 50 मीटर क्यूब आ जाएगा। उसके बाद वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द हेमिस्फेरिकल टैंक 2/3 पाई आर क्यूब, तो वहां से आंसर आ जाएगा 718.66 मीटर क्यूब। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर pumped in the hemispherical tank 718.66 minus 50, तो फिर आंसर आएगा 668.66 मीटर क्यूब। गुड, वेल डन, सही है। क्या करेंगे, पहले जो हमें टैंक में कितना वाटर कंटेन किया हुआ है वो दिया हुआ है, ठीक है भाई। तो दिया हुआ है कि 50 किलो लीटर है, तो 1 किलो लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब ही होता है, तो हम डायरेक्ट 50 मीटर क्यूब लिख सकते हैं इसका, ठीक है। वॉल्यूम जो होगा 50 मीटर क्यूब होगा। रेडियस वहां से निकाल लेंगे हेमिस्फेयर का। आयुष आपके लिए है, रेडियस 14 डिवाइडेड बाई 2 मीटर हो जाएगा, दैट मीन 7 मीटर हो जाएगा इसका रेडियस। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि इस टैंक से हेमिस्फेयर में क्या किया जा रहा है, वाटर को पंप किया जा रहा है, तो कितना करेगा, तो अब क्या कर लेंगे, 7 जो वॉल्यूम आएगा उतने में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तो आई थिंक मैंने आपको समझाया था कि कैसे होगा। 5 मैंने नहीं लिया हुआ है कि 5 में ये वाला क्वेश्चन था जो कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि 64:27 वॉल्यूम का रेशियो था, तो इसके रेडियस का रेशियो क्या होगा ये हमने आपको बताया था, तो वो वाला क्वेश्चन हो चुका है। अब कह रहा है कि अ क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर कंटेन्स अ स्फीयर टचिंग इट्स साइजेस its sides, find the volume of the gap in between them। निकाल सकते हैं, कैसे करेंगे आयुष, ये तो बता दोगे? यस सर। हाँ बोलो कैसे करेंगे। साइड ऑफ द क्यूब है सर 4 सेंटीमीटर। तो सर हम लोग सबसे पहले हम लोग इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे। हाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब। 64, ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा, ये आ गया 4 का यस क्यूब सर। 64 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ चल, और Is cube contain a sphere touching its side, so diameter of the sphere is 4 centimeter। हाँ ठीक है सर तो फिर हम लोग इसका रेडियस निकालेंगे। रेडियस कैसे तो निकलेगा, सर रेडियस आएगा 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम फिर कैसे निकालेंगे, सर फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, हाँ पाई आर ठीक है। क्यूब। सर तो मेरा आंसर आएगा फाइनली 33.52 सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, और सर उसमें से फिर उसको इसका सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि टोटल क्यूब यस में सर। से अब एक स्फीयर का वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा गैप का जो यस वॉल्यूम होगा वो, ठीक है। गुड। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7, अनुष्का तुम बताओगे? यस सर। हाँ
पहले क्वेश्चन समझाओ तो, ये समझा के बताओ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर एक स्फीयर है हम्म एंड अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द सेम रेडियस। तो एक हम्म स्फीयर और राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो रेडियस है वो सेम है और उन दोनों का वॉल्यूम भी इक्वल है। तो इसमें अच्छा। पूछा है कि कितना परसेंट जो डायमीटर है सिलेंडर का वो एक्सीड करेगा इट्स हाइट में। अच्छा तो चलिए। परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे रेडियस कुछ दिया नहीं है तो हम रेडियस लेट कर लेंगे r। हम्म दोनों का रेडियस इक्वल है तो लेट द रेडियस बी r। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब and the volume of cylinder be pi r square h. Now according to the question, 4/3 pi r q equals to pi r square h। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का गुड। वॉल्यूम सेम है तो यहाँ से हम कट करेंगे तो 4/3 r इक्वल्स टू h आ जाएगा। यानी फिर कि इस अब साइड हो जाएगा, रेडियस अगर मैं रेडियस लिखूं कि 4/3 पाई आर क्यूब और आप इस साइड कह रहे हो कि पाई आर स्क्वायर एच, यही यही यस आपने सर किया है। ठीक है, पाई से पाई कटाया होगा आपने, आर यस के सर 2 पावर से ये कैंसिल हो गया होगा, सिर्फ आर बचा होगा। दैट मीन्स एच जो आपका आया होगा वो कितना आ रहा होगा, 4/3 4/3 r। आर। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे रेडियस का फॉर्मूला होता है d/2। डी तो यहाँ बाई पे d/2 कर लेंगे तो 4/3 इंटू d/2 कर देंगे r के जगह पे। तो यहाँ से 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स। तो d इक्वल्स टू हो जाएगा 3/2h। तो 1d डी डी इक्वल्स बाई टू 2/3 इंटू डी हो जाएगा ना, एच आप बोल रहे हो, d/2 ये d होगा ना, तो यानी h की वैल्यू 2/3 d हो जाएगा ना अनुष्का। यस सर। बट यहाँ हाँ। पे जैसे मतलब d को हम इधर साइड रख के और उधर मल्टीपल में ला देंगे 3/2 को तो यह 3h/2 हो जाएगा। तो d की तो वैल्यू हो जाएगा 1d की वैल्यू 1.5/8 1.5h हो जाएगा। हम्म और फिर यहाँ पे डिफरेंस परसेंटेज निकालना है तो देखो ये कह रहा है डायमीटर जो है कितना परसेंट एच से एक्सीड कर रहा है, यही ना, तो कितना यस सर। परसेंट कर रहा है? सर 50%। 50% श्योर? हाँ श्योर। ठीक है, पहले डायमीटर ये कितना हो जाएगा, दिस इज 1.5 इंटू एच। पहले एच था, अब एच से 1.5 एच हो गया, तो ऑब्वियसली 0.5% का इंक्रीमेंट हुआ। तो 0.5% जो इंक्रीमेंट अगर कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें देखें, अच्छा तो कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटेज में देखेंगे तो क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कितना हुआ 0.5 एच डिवाइडेड बाई, पहले तो एच था इंटू 100, यही परसेंटेज आ जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 10 हो जाएगा, ये 10 50%। अच्छा शिखर एक बार और देखिए, शिखर क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहे कि एक स्फेयर है और एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। अगर मैं थोड़ा सा इसको फिगर वाइज एक्सप्लेन करूं तो हम कह सकते हैं कि सपोज कीजिए कि ये एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, सिलेंडर दिया हुआ है, तो इस सिलेंडर का कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है, तो हम VC मान लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अगर इसका हाइट h हो तो हाइट h लिख लेते हैं और रेडियस को r मान लेते हैं। रेडियस क्या मान लेते हैं, r। तो ये VC जो होगा आपका वो हो जाएगा पाई r स्क्वायर इंटू h। अब साथ ही साथ एक स्फेयर भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक स्फेयर भी दिया हुआ है, और कह रहा है कि स्फेयर का जो रेडियस है, अगर डायमीटर दोनों का सेम बोले तो रेडियस भी सेम हो जाएगा, और रेडियस r है। अच्छा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में एक, वही तो मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक स्फेयर है और एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, दोनों का रेडियस कह रहा है कि सेम है और वॉल्यूम भी सेम है, दोनों का रेडियस और वॉल्यूम सेम है। तो कह रहा है कि इसमें जो आपका ये स्फेयर है, उस स्फेयर का डायमीटर जो होगा
आपके रेडियस से कितना एक्सीड करेगा, कितना ज्यादा होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आ जाइए अब क्वेश्चन पे। ये रेडियस दोनों का सेम है और इसका मान लीजिए वॉल्यूम क्या है, वीएस है, वॉल्यूम वीएस है मान लीजिए। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं स्फीयर का, दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब क्योंकि दिया हुआ था, रेडियस सेम है तो दोनों का रेडियस सेम ले लिया। अब चूंकि इसका वॉल्यूम लिखने के लिए एक एच यूनिट की जरूरत होता है तो हमने एच ले लिया, और दोनों में दिया है कि दोनों का वॉल्यूम भी सेम है, तो हम यानी कहेंगे कि वीसी वीएस जो होगा यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये जो है वो गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर के बराबर है, वीसी के बराबर है। अब समझ में आ गया शिखर कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोनों का वॉल्यूम और रेडियस बराबर है, तो दोनों का रेडियस हमने बराबर ले लिया वॉल्यूम लिखने के लिए, और दोनों का वॉल्यूम भी बराबर है तो दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। अब जैसे ही कंपेरिजन किया तो यहां पर तो हम 4/3 पाई आर क्यूब लिख देंगे हम, और यहां पर हमने लिख दिया पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए आर स्क्वायर का 2 पावर 3 पावर से के साथ कैंसिल होगा तो 1 पावर बचेगा आर का, पाई के साथ पाई कैंसिल होगा तो एच बचेगा। तो आपको एच की जो वैल्यू मिला वो 4/3 आर के बराबर मिलेगा। अब चूंकि रेडियस के साथ नहीं, फाइनल जो कंपैरिजन करना है वो डायमीटर के साथ करना है, तो डायमीटर के साथ कर लेते हैं भाई। तो डायमीटर क्या होता है, आप डायमीटर जो लिखते हो वो लिखते हो 2 इंटू आर, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि जो आपका रेडियस जो होगा दिस विल बी d/2, डायमीटर का आधा हो जाएगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि दिस इज 4/3 इंटू रेडियस जो होगा d/2 होगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाना है, तो आपको h की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगा 2/3 इंटू डी। चूंकि d से कंपेरिजन करना है कि h जो है d से कितना आया है, तो हम d की जो वैल्यू है वो लिख सकते हैं कि 3/2 इंटू एच। ठीक है, दैट मीन्स 1.5। अब हो जाएगा सर, अब हो जाएगा ना, इसे चलिए। into 100 कर देंगे डिवाइड रख। नहीं, यहां से डिफरेंस निकालना पड़ेगा। पहले पहले हाइट कितना एच है, अब 1 पॉइंट, और लेकिन डायमीटर जो है 1.5 एच हो गया, तो डायमीटर जो है ये हाइट से कितना ज्यादा है, 1.5 है, सॉरी 0.5 है। तो जो परसेंटेज इंक्रीज भी निकाल लेंगे, 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5 एच डिवाइडेड बाई एच इंटू 100। ठीक है, 50% आएगा। यानी ये वाला कौन सा बताएगा, ये कौन बताएगा, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आयुष आप बता ही दीजिए फिर कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन समझाइएगा, ऐसा नहीं कि सीधे बोलने लगे। सर क्वेश्चन है हाँ, कि देयर आर टोटल 30 circular plate and each of radius 40 centimeter and thickness is 3 centimeter, गुड। and they are placed one above to another to form a cylindrical solid. सर तो हम लोग को इसमें टीए से निकालना है। टीए से, हाँ यस चलिए। सर तो हम लोग को टीए से निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले हम लोग को हाइट निकालना होगा। सर तो हम लोग हाइट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि प्लेट का जो थिकनेस है उसको और जितने प्लेट है हम लोग उससे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे लोग। सर तो फिर हम लोग का हाइट आ गया और यहाँ रेडियस दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ टीए से निकाल सकते हैं। यानी कि हम ये कहेंगे कि एक का जो थिकनेस है वो 30 सेंटीमीटर है, तो यूनिटरी मेथड से कहेंगे कि 30 प्लेट्स का जो थिकनेस होगा 3 इंटू 30 हो जाएगा, यही ना। 3 इंटू 30 दैट मीन 90 सेंटीमीटर। तो हाइट जो होगा वो 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। am I करेक्ट? ठीक है, और आपको रेडियस मिल गया, तो यानी कि हाइट 90 सेंटीमीटर और रेडियस आपको मिल गया 14 सेंटीमीटर। सब चीज निकाल सकते हैं इसका, हम निकाल सकते हैं ना। यस सर। चलिए यस सर। सभी को समझ में आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में सर वॉल्यूम निकालना है सर। हाँ तो वॉल्यूम भी तो और निकल तो ही हम लोग जाएगा। वॉल्यूम भी निकाल देंगे लोग। यस सर, डन। चलिए सबको डन है आई थिंक। तो यही इतना था, ठीक है। अब मैं आपसे ओरल बेस्ड क्वेश्चन करूंगा, ध्यान से देखना होगा आपको, ठीक है ना। इसके बाद जानते हो क्या है, इसके बाद मैंने लिया हुआ है ये 13.9 लिया हुआ है, लेकिन 13.9 आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। ये आपके एग्जाम में नहीं आना है,
जो भी इसका डाउट पूछना होगा आप मुझे ग्रुप में मुझे टैग करके क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। अगर किसी को ट्राई करने के बाद भी नहीं आ रहा है तो ग्रुप, इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कुछ टाइम बचता है अभी तो हम लोग सर्कल को डिस्कस कर लेंगे, इसके बाद हम लोग सर्कल चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो 15 मिनट्स हम लोग सर्कल पे भी डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? अब मैं जो जो भी क्वेश्चन बोलूंगा उसको ध्यान से सुनिएगा एंड देन ट्राई कीजिएगा। ओके, आयुष, आयुष या जिसने भी 13.9 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और इस बार आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना नहीं है, तो वैसे तो देखा जाए तो इस पे टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी आप नॉलेज के लिए इसको पूछना चाहते हैं, आप ग्रुप में फ्रिक्वेंटली जो भी क्वेश्चन इसके नहीं आ रहे होंगे, लेकिन एक बार ट्राई करके देन उसके बाद पूछिएगा। क्लियर है भाई? ग्रुप में मुझे टैग कर दीजिएगा, मेरे नाम के आगे जाइएगा और ये टैग कर दीजिएगा, आपको सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा वहां से, ठीक है। यहां पर हम लोग उसको नहीं टैग करेंगे। इसके बाद आपका चैप्टर टेस्ट होने वाला है हीरोन्स फॉर्मूला एंड ट्रायंगल का, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। चैप्टर का टेस्ट लिख दे रहा हूं, मैं अनाउंस कर दे रहा हूं। टेस्ट जो होने वाला है आपका वो होने वाला है हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला, और दूसरा ट्रायंगल का। सो आप लोग प्रिपेयर रहिए, ठीक है। हाँ, ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी ही ऑब्वियसली मेजर पोर्शन तो कॉन्ग्रुएंसी ही है, तो उसको देखेंगे, ठीक है भाई। चलिए अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो बताइए, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दो सिलेंडर्स हैं, दो सिलेंडर हैं, मान लीजिए पहला सिलेंडर 1 है और दूसरा सिलेंडर, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? अपने आप ये रिफ्रेश कर लीजिए एक बार, रिज्वाइन करके या रिज्वाइन कर लीजिए आयुष। तो देखिए मान लीजिए पहला सिलेंडर है और दूसरा सिलेंडर है, अगर इस दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल है, ध्यान रहे दो सिलेंडर लिया हमने, दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम सेम है, और अगर पहले का रेडियस 5 टाइम्स है दूसरे के रेडियस से, ठीक है, दैट मींस R1 जो होगा दिस इज द 5 टाइम्स ऑफ R2, 5 टाइम्स ऑफ R2, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट का रिलेशन क्या होगा ये आपको बताना है। H1 एंड H2 में क्या रिलेशन होगा ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से सभी लोग चैट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और किसी से भी मैं एक्सप्लेनेशन पूछ सकता हूं। क्वेश्चन समझ में आया? दो राइट सर्कुलर सिलेंडर्स हैं आपके पास, दोनों में क्या है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है और पहले का रेडियस दूसरे के रेडियस से 5 टाइम्स ज्यादा है, तो आपको बताना होगा कि इसके हाइट का रिलेशन क्या होगा। एवरीवन क्विकली आयुष आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ? एक बार रिज्वाइन कर लो, मेरे साइड से आई थिंक प्रॉब्लम नहीं है। सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल है क्या? एक बार ये टाइप कर दीजिए तो चैट सेक्शन में। आयुष आप ही के एंड से प्रॉब्लम है, एक बार चेक कर लीजिए, बाकी सभी लोगों को क्लियर है।
आयुष ने आंसर कर दिया, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। ठीक है, चलिए सही तो है, आयुष का आंसर सही है बिल्कुल। हाँ तो हाँ ठीक है, फाइव, अनुष्का मोर देन नहीं बोलेंगे, 5 टाइम्स H1 बोलेंगे, H2 इज 5 टाइम्स ऑफ H1 बोल देंगे। मोर देन बोलेंगे तो H2 की वैल्यू दूसरा हो जाएगा, यानी कि 5 गुना ज्यादा है। ठीक है, 5 टाइम्स बोलेंगे, सिर्फ 5 टाइम्स होगा। देखिए इसमें मैं आपको बताता हूं, शॉर्टकट बताता हूं कैसे आपको एग्जाम में पिक करना है क्वेश्चन। आप लोग बताइए, इतना भी दिमाग नहीं लगा रहे हो। पाई आर स्क्वायर H1 है, और यहां पर हमने दिया है, यहां पे R1 लिख लो, और यहां पे पाई R2 स्क्वायर H2 है। ठीक है, दोनों साइड से ये पाई का तो पाई कैंसिल हो जाना है। अब ये कह रहा है कि आई थिंक आंसर तो गलत है सभी का। ठीक है, देखिए R1 इक्वल्स टू हमने लिखा है 5 टाइम्स ऑफ R2, तो यहां पर अगर देखोगे कि R1 बाई R2 जो होगा वो कितना होना चाहिए, R1 बाई R2, दिस विल बी 5 बाई 1, 5 बाई 1। तो यहां से देखिए R1 बाई R2 जो होगा, R1 बाई R2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा H2 बाई H1, H2 बाई H1। देखिए R1 बाई R2 कितना है, 5 बाई 1, तो दिस विल बी 5 बाई 1 टू दी होल स्क्वायर, एंड दिस इज H2 बाई H1। तो जो H2 जो होगा, दिस इज 25 टाइम्स ऑफ H1 हो जाएगा। ये होना चाहिए था। कैसे आप लोगों ने किया था कि इसका आंसर ऐसा आ गया, 5 आ गया? किसका सही है, आपका सही है कि मेरा सही है, बताइए तो। समझ में आया सभी को? राइट, यस और नो? अच्छा, रिपीट वंस अगेन। ओके, रिपीट कर देता हूं। कह रहा है कि दोनों के वॉल्यूम क्या है, सेम है। दो सिलेंडर्स हैं, दोनों के वॉल्यूम सेम है। पहले का रेडियस, दैट हमने एक्सप्रेशन भी लिख दिया, पहले का रेडियस जो है 5 टाइम्स है दूसरे के रेडियस है, दैट मींस R1 जो होगा दिस इज 5 टाइम्स ऑफ R2। तो यहां से हम R1 बाई R2 निकाल सकते हैं यहां से। तो R1 बाई R2 जो होगा, अच्छा ये क्यों किए ये समझ में नहीं है। ये एक बार मैंने किया क्या, जब भी H1 और H2 में रिलेशन की बात थी, यानी कि रेशियो की बात हो रही है, यहां पे रिलेशन देखिए किस फॉर्म में दिया हुआ है, R1 इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ R2, दैट मींस R1 बाई R2 आसानी से मिल गया। ठीक है, R1 बाई R2 आसानी से मिल गया। अगर नहीं भी हमको, अगर ये ऐसे नहीं करेंगे, मान लो किसी ने ध्यान नहीं दिया और इसको इस तरह से नहीं किया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हम लोग इसको कैसे कर सकते थे। देखिए पहले तो हम ये कहेंगे कि R1 जो है आपको दिया हुआ है कि R1 जो है वो 5 टाइम्स ऑफ R2 दिया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन अराइज नहीं होना चाहिए कि R1 बाई R2 क्यों किए। ठीक है, देखिए क्यों किए, पाई दिस इज R1 स्क्वायर H1 इक्वल्स टू पाई R2 स्क्वायर H2। ये क्यों किए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना भाई, क्योंकि ये कह रहा है वॉल्यूम सेम है, तो वॉल्यूम सेम होना चाहिए, तो इस एक्सप्रेशन को फॉलो करना चाहिए। बिकॉज हमने रेडियस और हाइट को यहां पर फिक्स कर दिया कि R1 H1 पहले का है, R2 H2 दूसरे का है, तो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा। अब चूंकि R1 की वैल्यू 5 टाइम्स ऑफ R2 है, तो यहां पे R1 के प्लेस पर हम 5 R2, देखो 5, ये R1 की वैल्यू 5 R2 लिख दिया, और फिर इसका स्क्वायर कर लेंगे इनटू H1, इसकी जो वैल्यू होगी R2 स्क्वायर H2 होगी। तो यहां से ये 25 R2 स्क्वायर H1 इक्वल्स टू R2 स्क्वायर H2 हो गया है। R2 स्क्वायर दोनों साइड आया है, कैंसिल हो गया, 25 H1 की जो वैल्यू आ गई वो H2 के बराबर आ गई। शिखर देख रहे हो, हमने R1 बाई R2 नहीं किया है तो भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आपको ध्यान देना था कि वो करना क्या है। ठीक है, अब चलिए, अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा।
अनम्यूट करके ओरली एक लाइन में आप चाहें तो आंसर बता सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए दो कोण आपको दिए गए, सपोज कीजिए कि पहला कोण ये है, दूसरा कोण कुछ ये है, ये कुछ ऐसा है। देखिए पहले कोण में हमने रेडियस जो है R1 जो है वो 2 टाइम्स रखा R2 के, यानी कि इसका जो रेडियस है इसके रेडियस का 2 गुना है। ठीक है, और इसका CSA इस बार सेम है, दोनों का CSA क्या है, सेम है, CSA ऑफ 1 बराबर CS ऑफ 2। तो इसके स्लैंट हाइट के बारे में आप क्या कह सकते हो, स्लैंट हाइट के बारे में क्या कह सकते हो, ओरली डायरेक्ट हम पूछ रहे हैं। चलिए आयुष आप बताइए तो स्लैंट हाइट के बारे में क्या कह सकते हैं, आयुष ओरली बताना है एक लाइन में, अगर आ रहा है तो यस कहिए, नहीं आ रहा है तो नो, नो बोलिए, नो। चलिए अनुष्का आप बताइए तो, अनुष्का। सर 4L1 इक्वल्स टू L2। 4L1 नहीं बेटा, देखो यही तो ध्यान रखना है। अच्छा अंशु आप बताओगे, अंशु, नो। देखिए पहले वाले और दूसरे वाले में क्या अंतर था, पहले वाले में हमने वॉल्यूम लिया है तो यहाँ रेडियस जो है स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा था, रेडियस जो है स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा था, तो रेडियस का जो रेशियो था उसके स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट रिड्यूस होगा। लेकिन यहां पर देखिए पाई R1L1 हो जाएगा, पाई R1L1 इक्वल्स टू पाई R2L2 होना है, यही होना है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये R1L1 इसकी वैल्यू R2L2 होनी है। अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसका कह रहा है कि पहले वाले में रेडियस और स्लैंट हाइट का जो प्रोडक्ट है दूसरे वाले में भी वो सेम होना चाहिए। पहले वाले में रेडियस और हाइट का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे वाले में भी ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब बताइए तो अगर अगर पहले वाले का रेडियस सपोज कीजिए हमने 4 ले लिया, पहले वाले का रेडियस हमने क्या लिया, 4 लिया, और दूसरे वाले का रेडियस क्या लिया, 2 ले लिया। अब इसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि इनका प्रोडक्ट सेम हो जाए, समझ रहे हो? ठीक है, तो वो क्या होगा, तो आपको ये यहां देखना था कि जितने से ये रिड्यूस होगा या बढ़ेगा उतने से ही ये हाइट को घटना चाहिए, तभी ये प्रोडक्ट सेम होगा। समझ में आया? तो अगर रेडियस को हमने क्या किया, पहले के रेडियस को दूसरे के रेडियस से 2 गुना किया है, तो यानी कि दूसरे का स्लैंट हाइट पहले के स्लैंट हाइट का 2 गुना घट जाएगा। यानी कि इस बार R1 इक्वल्स R1 जो है 2 टाइम्स ऑफ R2 के है, तो यहाँ पे L2 जो होना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ L1 के होना चाहिए। समझ रहे हो? यानी रेडियस जितना बढ़ेगा स्लैंट हाइट उतना ही घट जाएगा। आप यहाँ पे रख के भी देख सकते हो, R1 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ R2 यहाँ पे रख सकते हो। देखिए R1 की वैल्यू क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ R1L1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ R2 हो जाएगा ना, R2L1 इक्वल्स टू R2L2। तो यहां से देखिए ये कैंसिल हो गया, यानी कि L2 की वैल्यू जो है वो 2 टाइम्स ऑफ L1 के मिल गया। ये समझ में नहीं आया क्या किसी को? ये आपने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ा होगा तो देखा होगा कि दो प्रोडक्ट आपस में सेम होते हैं जब कब, सॉल्व करने के बाद। ऐसे ही समझ में आना चाहिए, ऐसे ही समझ में, जैसे लास्ट क्लास में हमने बताया था कि अगर वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ हो, वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है, अगर कोई स्फेयर की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ हो तो उसके जो रेडियस का रेशियो होगा उसके क्यूब रूट से डिसाइड होगा कि क्यूब रूट जो होगा वॉल्यूम का वो रेडियस का रेशियो होगा। उसी तरह यहां पर हम देख रहे हैं कि हमें ध्यान देना होगा कि रेडियस और हाइट में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वॉल्यूम के लिए रेडियस का स्क्वायर ले रहे थे और हाइट से मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, तो जो भी रेडियस के स्क्वायर करने के बाद
रेडियस का स्क्वायर करने के बाद जो भी रेशियो आता वो रेशियो हाइट में होता, लेकिन यहां पर रेडियस और स्लैंट हाइट दोनों लीनियरली मल्टीप्लाई हैं, दोनों का पावर 1 1 है भाई। लीनियर का मतलब होता है पावर 1 1, दोनों का पावर 1 1 है। तो जितना से रेडियस इंक्रीज करेंगे उतने से ही स्लैंट हाइट डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन इसमें भी अगर हम बोलते हैं कि अगर रेडियस इतना है तो उसमें हमें परपेंडिकुलर हाइट लेना पड़ता अगर वॉल्यूम लेते तो, ठीक है। वॉल्यूम वाला जैसा रिलेशन यहां पर है वैसा ही रिलेशन यहां पर भी होता, लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया में ये अलग हो जाता। समझ में आया क्या किसी को? अगर समझ में आया तो इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं इस वाले में। नेक्स्ट वाले में देखिए, इस बार मान लीजिए कोई सिलेंडर है, आपको 2 सिलेंडर दिया, 2 सिलेंडर, ये पहला सिलेंडर है और दूसरा सिलेंडर जो है वो इससे कुछ बड़ा है। वो क्या है? इससे बड़ा है। ठीक है। अब देखें, इसका जो रेडियस है, इसका जो हाइट है, हाइट h1 एंड दिस इज हाइट h2। ठीक है। यहां पर हमने लिया कि h2 जो है वो 3 टाइम्स ऑफ h1 के हैं। h2 जो है वो 3 टाइम्स ऑफ h1 के हैं, और इसका जो CSA है वो सेम है। CSA क्या है? वो सेम है। तो आपको बताना है कि इसके रेडियस में क्या रिलेशन होगा। CSA सेम है दोनों का। चलिए, तो रेडियस का रेशियो कैसे बताएंगे? देखते देखते अभी पिछले वाले कॉन्सेप्ट को रिकॉल कीजिए। पिछले वाले कॉन्सेप्ट में हमने देखा था, हमें आपको पहले पहले देखना पड़ेगा कि इसका जो CSA, पहले वाले का CSA जो है या दोनों का जो CSA है वो रेडियस और हाइपोटेनस में किस तरह से रिलेटेड है। वॉल्यूम पहले एक का देखिए, तो वॉल्यूम क्या है? स्क्वायर, वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे CSA पूछा गया। तो CSA का जो फॉर्मूला है वो, ये तो मैंने दिया हुआ है शिखर, यहाँ पे रेडियस का रेशियो इस बार बताना है आपको। अंशु, आयुष, अनुष्का, अब तक आ जाना चाहिए था आंसर। वेल डन शिखर, वेरी गुड। और बताइए। आयुष, अनुष्का, अनुष्का थोड़ा सा प्रॉब्लम में है। अनुष्का देखिए, फिर यहां पर भी CSA क्या होगा? 2 पाई आर एच होगा, 2 पाई आर एच। तो R1 H1 लिख लेते हैं, और यहां पे भी 2 पाई R2 H2। ठीक है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यानी R1 H1 की वैल्यू जो है R2 H2 के बराबर होगी। यानी पहले, ओके कोई नहीं शिखर। तो देखिए क्या होगा, यानी कि प्रोडक्ट को सेम रखना है। यानी कि पहले वाले का, अगर दूसरे वाले का, यहाँ पे दूसरे वाले का हाइट जो है पहले वाले से 3 गुना हो गया है, तो इस प्रोडक्ट को मेंटेन करने के लिए इस पहले वाले का जो रेडियस है वो दूसरे वाले के रेडियस से 3 गुना हो जाएगा। यानी R1 जो है वो 3 टाइम्स ऑफ R2 के हो जाएगा। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे दूसरे वाले का हाइट, जो हाइट है वो 3 गुना है पहले वाले के हाइट से। तो हम कहेंगे कि पहले वाले का जो रेडियस है वो 3 गुना होना चाहिए दूसरे वाले के रेडियस से, तब ये कॉन्सेप्ट सही होगा। आप रख के भी देख सकते हो भाई, अगर आपसे शुरू शुरू गलती हो रहा है तो आप रख के देखिए। यहाँ पे R1 H1 को ज्यों का त्यों रखिए, R2 छोड़ दीजिए। H2 के बारे में देखिए, H2 जो है 3H1 के बराबर है, तो 3 इंटू H1। ये देखिए H1 H1 कैंसिल होगा, तो R1 की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ R2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है,
तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, और नहीं आ रहा है तो ऐसे प्रोसेस के साथ भी लिखेंगे भी तो कोई टाइम नहीं लगना है। अब कितनी बार वंस मोर करोगे भाई? ये आपको आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्लास 8 में यानी कि सही से नहीं पढ़ा। क्लास 8 में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऐसे ही करते थे हम लोग, कि हम क्या करते थे, यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि आर और एच का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है। अगर वो कांस्टेंट है इसका मतलब कि आर जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एच के, आर और एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, तो जो रेडियस का रेशियो होगा उसका इनवर्स जो होगा हाइट का रेशियो होगा, ये कह सकते हैं ऐसा। यहां पे देखिए R2 यहां पे दिख रहा है, यहां पे इसको R1 कर लीजिए, इक्वल्स टू 3 नंबर को सेम दे दीजिए, और H1 है यहाँ पे, इसको R2 कर लीजिए, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट जो होगा दूसरा वाला हो जाएगा। तो जो हाइट का जो रेशियो होगा उसका इनवर्स जो होगा वो रेडियस का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। सिर्फ आंसर आने से मतलब नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को पकड़ना होगा, इस कॉन्सेप्ट को सीखना होगा आपको, तो इस तरह से कर लोगे। चलिए अच्छा बताइए, तो अगर दो क्यूब हैं, चलिए ओरली बताएंगे अनम्यूट करके, ठीक है? सबसे पहले देखते हैं कौन हैंड्स रेज करता है एंड देन उसका रिप्लाई करता है। मैं अभी पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक कर लेना हूं, ठीक है? चलिए मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर दो क्यूब हैं, दोनों क्यूब का वॉल्यूम का रेशियो जो है वो 216:27 है, 216:27 है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? सभी लोग रिप्लाई कीजिए। अगर दो कोण जिसके वॉल्यूम जो है वो 216:27 है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? फंस गए आप। अनुष्का, सिंपलीफाई करके बताओ। हाँ बोलो, कैसे करेंगे बेटा? सर 6:3। हाँ 2:3 बोल दो, 2:3 सिंपली बोल दीजिए। तो क्या करेंगे, जैसे ही वॉल्यूम यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है तो हम क्यूब का वॉल्यूम जानते हैं ए क्यूब होता है, तो जैसे ही वॉल्यूम दिया हुआ हो, साइड निकालना हो, तुरंत क्यूब का स्क्वायर ये क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही था आज के हमारे इसमें, जो भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम था। जो भी एक्स्ट्रा डाउट हो ग्रुप में पोस्ट कीजिए टैग करते हुए, ठीक है? एंड हम ट्राई करेंगे कि उसको वहां पे सॉर्ट आउट कर सके। वो अगर वो वहां पे सॉर्ट आउट नहीं होता है तो हम लोग उसको क्लास के डिस्कशन में भी पिक कर सकते हैं, ठीक है? नो डाउट। तो आगे का जो क्लास है उस पर मूव करते हैं और सर्कल देखते हैं एक बार। हाँ टेस्ट जो है, टेस्ट का जो डेट है मैं आज शाम तक अनाउंस कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है? सभी लोग प्रिपेयर करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए ये जो बेसिक्स है आज सर्कल का वो देख लेते हैं, कितना टाइम हो रहा है? हाँ टाइम है, 5-6 मिनट का टाइम है, तो सर्कल का बेसिक देख सकते हैं। चलिए सर्कल के बारे में कोई डेफिनेशन दे सकता है कि सर्कल होता क्या है बेसिकली? कौन बताएगा? अनुष्का आप बताओगे? राइट, यस और नो? अंशु, आयुष, नहीं नहीं ये कौन सा डेफिनेशन होगा? हाँ अनुष्का बताओ। Sir, 2D figure in which the distance between its center and its uh, the point lies on its surface is fixed. और कोई?
अंशु आप बताओगे? A circle is the collection of all the points in a plane. चलिए शिखर आप भी बता दीजिए। Circle is a 2D plane figure which has equal distance from its center. इस यहाँ पे एक थोड़ा आपको एक ये आपको डेफिनेशन में ऐड करना होगा कि द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, किसका कलेक्शन? वैसे पॉइंट्स का कलेक्शन जिसका किसी फिक्स्ड पॉइंट से क्या हो, डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट हो, यानी कि सेम हो। जैसे मान लीजिए ये फिक्स्ड पॉइंट ये है और कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स अगर हम सरकमफेरेंस पर ये लेते हैं, सपोज कीजिए यहां लिया, तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स जिसका इस फिक्स्ड पॉइंट्स के साथ जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, सेम है। तो उस तरह के फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे कि उस तरह का फिगर जो होगा वो होगा सर्कल। ठीक है, तो लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन बोलेंगे, द कलेक्शन ऑफ all those points in a plane whose distance from a fixed point always remains constant। ठीक है, always remains constant is called a circle, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो फिक्स्ड पॉइंट हमने बोला कि फिक्स्ड पॉइंट से जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तो इसी फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल बोलेंगे। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं द फिक्स्ड पॉइंट is called the center of the circle, सर्कल। और यहां पर देखिए ये जो हम लोग फिक्स डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि यहां पे डिस्टेंस जो है वो फिक्स होना चाहिए, तो डिस्टेंस कौन सा दिख रहा है यहां पर, ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस आर बोलते हैं। जो डिस्टेंस हमें यहां से यहां दिखेगा उसी को तो हम लोग बोलते हैं कि रेडियस आर। ठीक है, तो दूसरा एंड the fixed distance is called the radius of the circle। रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर है भाई? इतने में किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स आपको बताना पड़ेगा कि ऐसे सभी पॉइंट्स का कलेक्शन जिसका किसी फिक्स्ड पॉइंट के साथ जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट हो। और यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि जो फिक्स्ड पॉइंट जो होगा उसी फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ द सर्कल बोलेंगे, और जो ये
फिक्स डिस्टेंस है उस फिक्स डिस्टेंस को रेडियस ऑफ द सर्कल बोलेंगे, ठीक है। तो रेडियस में फिर से रेडियस, फिक्स्ड पॉइंट और आपको सर्कल, ये तीन का डेफिनेशन क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसमें आगे डिटेल में देखेंगे कि सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, फिर उसमें डायमीटर किसको बोलते हैं, आर्क किसको बोलते हैं, ये सभी डिसाइड कर लेंगे। एंड देन विल जंप ओवर द थ्योरम्स ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, थ्योरम्स एंड देन इसके प्रॉब्लम देखेंगे। जैसे अगर आर्क की बात करें तो सपोज कीजिए कि इसका कोई भी दो पॉइंट आप ज्वाइन कर रहे हो। सपोज कीजिए कि ये पॉइंट आपने ज्वाइन किया और ये पॉइंट यहां से यहां ज्वाइन हुआ है आपका, ठीक है। तो ये जैसे ही आपने ज्वाइन किया तो आपको दिख रहा होगा यहां पर ये जो आर्क टाइप का जो लेंथ दिख रहा है इसी को बोलते हैं आर्क ऑफ द सर्कल। ये क्या होता है, आर्क होता है। यानी कि कोई भी छोटा सा सेक्टोरियल पार्ट, इसमें अब सेक्टोरियल पार्ट को डिफाइन करना होगा कि सेक्टर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल सी द some other definitions regarding this chapter and then we'll jump over the theorems of this chapter. थ्योरम्स के बाद तब इसके हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान देना होगा कि इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है वो थ्योरम इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ के आइएगा तो ज्यादा बेहतरीन आइडिया लगेगा। ज्योमेट्री का पोर्शन है तो ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग होगा, बट थोड़ा सा आपको भी अपने साइड से करना पड़ेगा। ओके, आई विल मेक द अनाउंसमेंट फॉर द टेस्ट, ठीक है, टुडे इवनिंग। ओके, so guys, we'll meet in the next class. Bye bye everyone.